हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो गाइस, जैसा कि मैंने एक दिन पहले जो है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का सिलेबस आप लोगों से डिस्कस कर रहा था और बताया था कि जल्दी हम लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन समय पे शुरू करने का बिल्कुल सही समय है आप लोगों का। तो उसी को लेकर के बिल्कुल बिना देरी किए हम लोग जो है पेपर वन से स्टार्ट कर रहे हैं। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का पेपर वन, जैसा कि आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि कॉमन कोर्स में आता है, कॉमन पेपर में आता है। चाहे वो डिप्लोमा हियरिंग इम्पेयर में हो, चाहे विजुअल में हो, चाहे वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में हो, जितने भी स्ट्रीम में है उसमें जो है आपका ये जो पेपर है वो कॉमन पेपर में आता है। तो सभी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और आज का सेशन जो है पहला सेशन रहेगा इस बार के एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में गाइस। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले गाइस सिलेबस देखेंगे, क्या है फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है उसको डिस्कस करेंगे। और दो सेशन में गाइस हम लोग एक पेपर को कवर अप करने वाले हैं। तो साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, जहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आरसीआई से निपट से रिलेटेड शेयर की जाती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। इसके अलावा रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की एप्लीकेशन है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। तो माई सेल्फ रेनू उप्पुल, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन गाइस। और इस चैनल पर हम लोग डिप्लोमा, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं टीचर को टीचिंग के कोर्सेज के लिए, उनकी प्रिपरेशन जो है, उनका स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट जो है इस चैनल पर प्रिपेयर हम लोग करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कंटेंट, उसकी लैंग्वेज और आपको जो है चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका जो है वो बेनिफिट उठा सके। तो पिछली बार के रिजल्ट ने हमें बहुत ज्यादा शॉक किया है, अभी भी बच्चे इंतजार में है रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप सबको बताया था गाइस कि साइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट अपलोडिंग का ही काम उस पर चल रहा है। और इस बीच में बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपका लेट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आप इस बात की पुष्टि जो है वो आरसीआई की वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं, निपमेड की एनबीआर की वेबसाइट, एनबीआर के आप जो है आइकॉन पे जाइए और वहां जाकर के देखिए, तो आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि वहां पे लिखा हुआ है कि अंडर मेंटेनेंस है और जो है वी विल कम बैक सून करके लिखा हुआ है आरसीआई के द्वारा। ओके, तो ये तो रहा आपका रिजल्ट का जो आपकी क्वेरी है, हर वीडियो के नीचे आ रहा है मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट उसका आंसर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन। आज का सेशन पेपर वन इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पे रहेगा गाइस। तो ये आपका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस मैं शुरू से ही आपको कहती हूँ कि सिलेबस जो है, कंटेंट का जो रिव्यू है वो बहुत जरूरी है। तो आपको लास्ट जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया तो आपको बताया था कि 5 यूनिट में आपका जो पेपर है वो बटा हुआ होता है। सारे पेपर जितने भी हैं, एक साल में आपके 6 पेपर है, एक सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं। तो हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का पेपर जो है, फर्स्ट पेपर जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कॉमन पेपर फॉर ऑल स्ट्रीम। तो जिसमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात की गई है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में जनरली जो है आपका सिलेबस फोकस करता है आईडी मींस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। और उसके बाद है आपका ऑटिज्म, एएसडी, है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीनता जिसे आप लोग कहते हैं। और एसएलडी मींस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो ये है आपका, ये 3 डिसेबिलिटी इसको मिला करके आपका बनता है आईडीडी, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है कि इसे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल पीरियड 0 to 18 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसी के दौरान ये विकलांगताएं प्रकट होती है। इसलिए जो गाइस विकासात्मक अवधि के दौरान होने वाली जो भी विकलांगताएं हैं, है ना, तो वो जो है आपकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में आती हैं। तो इस तरह से यूनिट वन, यूनिट टू और यूनिट थ्री, फोर एंड फाइव। तो यूनिट वन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट सेशन में भी,
कि जिसमें कंसेप्ट दिया गया है जितनी भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, अर्ली सिम्टम्स उनके क्या होते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं गाइस। ठीक है। और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स की नेक्स्ट यूनिट में बात की गई है कि जितनी भी आपके जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर जैसे विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, टेक्टाइल लर्नर, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस। 2 नंबर के आपको मैंने फॉर्मेट भी आपको शो करा था, जो भी आगे भी अपकमिंग स्लाइड में भी मैं आपको बताने जा रही। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो आपके सेशन बनाए गए हैं बहुत मेहनत करके बनाए जा रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है तो उसको भी ध्यान में रख करके जो है इन सेशंस को तैयार किया जा रहा है गाइस। तो जैसे ही एक पेपर का सिलेबस हमारा खत्म होएगा मैं 2 सेशन में इसको कवर अप करने के प्रयास करूंगी। और गाइस जिसको यूनिट वाइज बिल्कुल स्पेसिफिकली जो है प्रैक्टिकल पेपर के साथ में इनको पढ़ना है तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आप फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यूट्यूब पर ये सारे सेशंस आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सेशंस तो थोड़ा सा मैंने और इसलिए भी इस समय पे स्टार्ट किया है गाइस, क्योंकि जिन बच्चों का रीइवैल्यूएशन भी नहीं हो पाया है, जिनके मार्क्स 1 या 2 नंबर या 5 नंबर से भी नीचे हैं, तो उनका रीइवैल्यूएशन का कोई चांस नहीं था, तो उन्हें बैक का पेपर देना ही होगा। तो जैसे ही अब ये रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट मंथ आपके बैक के पेपर भी आने वाले हैं। तो ये जो सेशंस है गाइस उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। तो पूरी उम्मीद रखिए कि ये सेशन जो है आपकी पूरी तैयारी में आपको मदद करेंगे, और इसके अलावा आपको नोट्स है कुछ वो जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। ओके। तो अगर इसके अलावा कोई स्पेसिफिकली आपको लगता है कि हमें हमारी क्वेरीज का या हमें कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, तो वो सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे जाकर के ज्वाइन बटन को प्रेस करके जो है आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 लेवल दे रखे हैं, तो आप फर्स्ट या सेकंड जो आपको लेवल लगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको, क्योंकि आप वहां पे मेंबर्स में ज्वाइन हो जाएंगे, तो जब मेंबर्स में ज्वाइन आएंगे तो आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट करेगा, है ना। तो उसका आंसर भी आपको जो है वो समय पे आपको मिलेगा, और क्वेरीज आपकी जो है वो सॉल्व पर्सनली जो है वो की जाएंगी। ओके। तो देखिए, यूनिट नंबर 3 की बात करें, लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स की बात है, एएसडी से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 4 आईडी से रिलेटेड है, और यूनिट नंबर 5 जो है वो एसएलडी से रिलेटेड है आपकी। क्लियर। तो ये थी आपका पेपर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग 5 नंबर और आपका जो ऐसे टाइप का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बिल्कुल एंड में, नेक्स्ट सेशन के एंड में, आपका जो अभी लास्ट बार में जो पेपर आया है उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आपका जो पेपर होता है गाइस निपमेट का, वो आपका ये 4 पेज में होता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला 1 मार्क का आता है जिसमें जनरली फुल फॉर्म पूछी जाती है, और दूसरा जो पार्ट होता है 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेफिनेशंस वगैरह जनरली होती है, जिसको आपको 3 या 4 नंबर में जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। और दूसरा जो इसमें है आपके 1 नंबर वाले में कोई चॉइस नहीं होती है, फुल पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। लेकिन 2 नंबर वाला और 5 और 10 नंबर, इनमें आपको चॉइस मिलती है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो फिर 2 नंबर में आपको 3 से 4 लाइनों में आपको एक्सप्लेन करना होगा, और आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा जो है वो करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेंगे। ओके। तो सब्जेक्टिव में आपके 5 नंबर का, जिसको शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, जिसको लगभग आपको 1 से 1.5 पेज में आपको एक्सप्लेन, आप कह सकते हैं 150 से 200 वर्ड के बीच में आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। और 10 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन, जिसे लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप, जिसमें से किसी एक को आपको करना होता है। ओके। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं आपको प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो वहां पे आपको मैं बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस, फुल फॉर्म जो है, तो फुल फॉर्म पूरे पेपर में से आपकी छाट करके आपके सामने रखी गई है। तो ध्यान से आप देखिएगा, चाहे तो आप लोग साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस गाइस यही रहेगी कि आप लोग जो है साथ में अपनी कॉपी और जो है पेन लेकर के बैठे, ताकि साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें। क्योंकि जब हम मल्टी सेंसेस को यूज करते हैं गाइस तो लर्निंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अभी भी अगर आप लोग सिर्फ सुनने के पर्पज से बैठे हैं तो वीडियो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए,
और अपनी कॉपी और पेन लेकर के आइए और एक बार इस ट्रिक को आजमा करके देखिएगा कि साथ-साथ सुनिए और लिखिए। लाइक कोई आपके सामने है और क्लास में पढ़ा रहा है, तो इसको विजुअलाइज़ करके आप देखिएगा, तो आप देखिएगा लर्निंग और भी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट आपका फुल फॉर्म का। तो इस पेपर में से गाइस जो 1 मार्क का क्वेश्चन फुल फॉर्म बनता है, सबसे पहला है आपका डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। और यहाँ पे गाइस आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी, क्योंकि फर्स्ट पेपर है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है कि डब्ल्यू से क्या वर्ड है, एच से क्या वर्ड है और ओ से क्या वर्ड है, ना कि आपको इसका ट्रांसलेशन जो है वो करना है। ओके, तो आप यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर कोई आप इसका मीनिंग लिखते हैं कि एक ऐसी संस्था है या ऐसा कुछ है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप डब्ल्यू से वर्ल्ड लिखेंगे, एच से हेल्थ और ओ से ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। वेदर वो आप हिंदी भाषा में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे बात को? आप वर्ल्ड को चाहे हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको लिखना वर्ल्ड ही होगा, हेल्थ ही लिखना होगा और संगठन। तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, एक्सपेंडेड फॉर्म जिसे आप लोग कहते हैं, विस्तार करना। ठीक है, नेक्स्ट इस सीरीज में यूएनसीआरपीडी। यूएनसीआरपीडी क्या है गाइस? यूएनसीआरपीडी होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। यूनेस्को क्या है गाइस? यूनेस्को होता है, ये सारी जो है इंटरनेशनल एजेंसीज है, डिसेबिलिटी की फील्ड में काम करती हैं, जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, लेकिन आरसीआई में उनमें से कुछ को चुन करके आपके सिलेबस में लगा है, जो कि रखा है, जो कि डायरेक्टली डिसेबिलिटी से जो है वो कनेक्टेड। ओके, तो यूनेस्को है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है गाइस? यूएनडीपी होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे के सारी आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज है, जिसको हम लोग जो है एक फुल सेशन में भी आगे डिस्कशन जो है वो सेपरेट भी हम लोग जो है उसको करेंगे। ओके, तो आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, एएसडी। ठीक है, एएसडी क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, आईडीडी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। आईडीडी क्या है? इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। मेक श्योर कि आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चले जाइए। ओके, सेवंथ है आपका एसएलडी। एसएलडी क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्योंकि कोई राइट समय नहीं आएगा गाइस कि एग्जाम आएगा तब हम इनको देखेंगे, ऐसा नहीं है। यही राइट समय है अगर प्रॉपर वे में आप इसकी तैयारी जो है वो करना चाहते हैं तो। ओके, तो पिछली बार के रिजल्ट को दोहराना नहीं चाहते हैं, तो जिनका भी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है, अगर हम उस हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाहते, तो जो है आपको जो है वो तैयारी अभी से और प्रॉपर वे में करें। कहाँ कमी रह गई थी पिछली बार, उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है एमआर। एमआर होता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम लोग अब आईडी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, एमआई होता है आपका मेंटल इलनेस, मानसिक रोग जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ आपको विस्तार ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका गाइस 10th नंबर पे निपविट। ठीक है, NIEPVD, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ओके, 11th है गाइस आपका निपमेड। निपमेड क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। दिस इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। ओके, आपका जो रिजल्ट आने वाला है, आपकी जो मार्कशीट आने वाली है, वो यहीं से ही आने वाली है, यही आपको डिप्लोमा देने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, NIEP सब में कॉमन है, लास्ट का अक्षर, दो अक्षर बदल रहे हैं, और वहीं से उसका जो है वो स्ट्रीम बदल जाएगा, है ना। VD हुआ तो विजुअल डिसेबिलिटीज हो गया, MD हो गया तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, ID हो जाएगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद, तो ये तो सेम रहेगा सब में। NILD है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है SV निर्तार। SV निर्तार है गाइस स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ और एक होमवर्क दे रही हूँ, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में मिलने जा रहा है। तो
आपको ये बताना है कि ये जो NEPVD है, निपमेड है, NILD है, एसवी निर्तार है, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, इनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके बताना है कि निपमेड कहाँ है, निपमेड कहाँ है ना, NILD कहाँ है, एसवी निर्तार कहाँ है, इनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो जितना एक्टिव रहेंगे गाइस उतना ही अच्छे से सीखेंगे। फिर है NIMHR, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है गाइस ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये थोड़ा सा हट करके है नाम, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखने पड़ेंगे। ISL से इंडियन साइन लैंग्वेज, R से रिसर्च एंड TC से ट्रेनिंग सेंटर। ओके, नेक्स्ट है आपका AYJNISHD, है ना, तो ब्रैकेट में D लिखा हुआ है, मतलब दिव्यांगजन। तो ये क्या है? अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, जिसको जो कि डिप्लोमा हियरिंग इम्पेयर का जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं आपका। इनका एग्जामिनेशन और आपका जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो भी यही है, यहीं से उनके पेपर बन के यहीं चेक होते हैं, ठीक है। तो AYJNISHD अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, ब्रैकेट में डी आ गया, मतलब दिव्यांगजन। क्लियर? आगे मूव करते हैं गाइस। PDUNI, है ना। अब इसको आपको छोटे छोटे 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। PD से पंडित दीनदयाल, क्या है? PD से पंडित दीनदयाल। अभी जो निपमेड है ना, वो इतने आसान पेपर भी आपके नहीं बनाने वाला है कि बिल्कुल क्लियर सा हो और फटाफट हम लोग जो है उसको, थोड़ा सा इस तरह के नाम आने के चांसेस ज्यादा है ना, जहां आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, जहां आपको चीजें थोड़ी सी विजुलाइज करके आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। जैसे कि PDUN, अभी अभी याद नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में तो भूल जाओगे यहाँ पे, है ना। तो आपको ये जो दो नाम, ये दो नाम ही बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो इनको आपको 3 टुकड़ों में करना, PDUNI PPD, है ना। तो जब ये AYJ की बात करते हो तो ये भी यानी किसी का नाम है, पहला 3 अक्षर, और यहाँ पे भी नाम है 3 अक्षर का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस तरह से आप लिंक बिठा के आते रहेंगे ना। फिर NI है, यहाँ भी NI है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, नाम हो गया। AYJ अली यावर जंग और PDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और बीच में आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट। अब लास्ट के अक्षर रह गए, ये डिसेबिलिटी है, SHD स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, और PPD यानी कि पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। अब बताइए किसको नहीं याद हुआ? सबको याद हो जाएगा, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर? आगे मूव करते हैं गाइस। नंबर 18 पे क्या है? अभी हम लोग करें 1 मार्क के क्वेश्चन, जो कि फुल फॉर्म है आपके पेपर में आती है। ICIDH, ये इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट थे गाइस। ICIDH क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है किस चीज का? IDH क्या है? इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। नेक्स्ट है आपका CP मींस सेरेब्रल पाल्सी। CP मींस सेरेब्रल पाल्सी, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क पक्षघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क पक्षघात। नेक्स्ट है गाइस 20, LD मींस लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके आगे S लगा दिया तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। ओके, नेक्स्ट है 21 पे गाइस NBER, गवर्निंग बॉडी, आपके जो आपका एग्जामिनेशन बॉडी है ना, जिसका सारा ये तामझाम है, जिसने एग्जाम आपका करवाना है, जिसके इंतजार में है कि हमारा रिजल्ट दे दे, वही है ये NBER। NBER का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन पुनर्वास के क्षेत्र में एग्जामिनेशन बॉडी है NBER। ओके, आगे मूव करते हैं। DB क्या है? डेफ ब्लाइंडनेस। क्या होता है? डेफ ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ICF क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। RPWD क्या है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, टी से टेक्नोलॉजी है ना कि डिसेबिलिटी है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गाइस PWD क्या मतलब क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है गाइस, लास्ट स्लाइड है फर्स्ट 1 नंबर के क्वेश्चन की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, फिर है आपका गाइस CDA होता है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, CDA क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। फिर है आपका SLD क्या होता है? स्पेसिफिक एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग
ये SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी है और स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर भी होता है, दोनों चीजें ही होती है इसमें। तो आप दोनों लिखेंगे, दोनों ही आपके सही होंगे। ECSC, ECSC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। ECSC क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। ओके, तो ये आपकी इस फुल फॉर्म है। तो ये 30 फुल फॉर्म है जो कि इस पूरे पेपर को कवर अप कर रही है। कई बार ये पेपर टू पेपर क्रॉस भी कर लेती है कि लाइक ये फुल फॉर्म आपको सेकेंड या थर्ड पेपर में भी पूछ लो। ओके, तो हर पेपर मैं आपको सिलेबस वाइज जो है, हर पेपर वाइज जो है वो फुल फॉर्म जो है निकाल करके दे रही हूँ। ओके, तो नोट्स बनाते जाइएगा। चाहे तो फुल फॉर्म का एक अलग से एक बना सकते हैं 2 पे 3 पेज का, जिसमें सारे पेपर के कवर अप हो जाए, तो फाइनल जब टर्म के एग्जाम होंगे तो आपको रिवाइज करने में बड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि ये पार्ट ऐसा है गाइस जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, 5 में से 5 नंबर आपके आने कंफर्म है। ओके, तो इन मार्क्स को तो बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है गाइस, 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये भी ऑब्जेक्टिव में ही होता है, क्योंकि आपको 2 से 3 लाइनों में ही इसको आंसर जो है, 1 और 2 लाइन में इसका आंसर जो है वो देना होता है। तो ये भी पूरे सिलेबस से आपका कवर किया गया है। सबसे पहला है डिफाइन डिसेबिलिटी। तो जब डिसेबिलिटी का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, तो बिल्कुल जायज है कि सबसे पहला टॉपिक हम ये पढ़े कि डिसेबिलिटी होती क्या है। अ डिसेबिलिटी इज ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन। गाइस ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा के बच्चों को ध्यान में रख करके सेशन बनाए गए हैं गाइस, ताकि दोनों ही आपको बाइलिंगुअल हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी इतनी शुद्ध होती है तो हम फिर इंग्लिश के शब्द ढूंढते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया पैरेलल आपको दोनों भाषाएं दी जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप कोशिश कीजिए, साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिए। अब डिसेबिलिटी के ऊपर पूरा चैप्टर हो सकता है, डिसेबिलिटी के ऊपर पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन मैं फिर बताऊंगी कि ये जो कंटेंट है मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है सेट किए। यानी यदि 2 नंबर का आपको आता है तो आप इतना लिखेंगे तो इट्स सफिशिएंट। ओके, और साथ साथ में जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे, तो आप 2 3 लाइनें आप बढ़ा भी सकते हैं उस चीज को। ओके, एग्जाम्पल लिख दीजिए और लाइक देन। तो पहला है आपका डिसेबिलिटी क्या होती है। तो डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन। ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की स्थिति हो सकती है दैट कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर समवन टू कंप्लीट सम टास्क और पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो फिजिकल और मानसिक स्थिति होती कंडीशन होती है, ये क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ कार्य कंप्लीट करने में, है ना, या फिर उसको किसी एक्टिविटी में, किसी गतिविधि में पार्टिसिपेट करने में जो है वो बाधा पहुंचाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं विकलांगता जनरली कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका है डिसएबिलिटी, अक्षमता, है ना। सक्षम नहीं है उस कार्य को करने से, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी चीज में, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, अयोग्य है उसको किसी चीज को करने में। और ये जो है शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अब फिर आप 1 2 एग्जांपल दे दीजिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट और लाइक दैट, आप इस तरह से दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस मेंटल रिटार्डेशन, जिसे अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? जिसे मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, है ना। अभी भी कई पुरानी किताबों में आप मेंटल रिटार्डेशन ही देखेंगे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी एंड अ लैक ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर डे टू डे लाइफ। मेंटल रिटार्डेशन की जब हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्राइटेरिया है गाइस, जिससे आप ये कंफर्म करेंगे कि ये जो बच्चा है वो जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। ये तीनों एक साथ आना जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है बिलो एवरेज जो है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, है ना। बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक क्षमता, या फिर आपकी बुद्धि लब्धि जिसे आप IQ कहते हो, वो आपका एवरेज से कम देखने के लिए मिलेगा, या बिलो 70 आप इसे कह सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि लैक ऑफ स्किल नेसेसरी फॉर डे टू डे लाइफ। दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं गाइस, उन दिन प्रतिदिन की क्रियाएं में जो है उसे करने में, कौशल करने में जो है वो अक्षमता दिखाई देती है, कोई कमी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, बौद्धिक विकलांगता वाले लोग नई कौशल सीख सकते हैं लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। अब इनकी जो लर्निंग है वो भी बहुत स्लो होती है। ओके, और इनका जो लेवल होता है वो भी अलग अलग लेवल होता है। ऐसा नहीं कि सारे बौद्धिक अक्षमता वाले एक ही स्तर पे होते हैं, नहीं। इसमें भी क्राइटेरिया होता है, आपको सबको पता है कि माइल्ड लेवल होता है, मॉडरेट लेवल होता है, सीवियर लेवल होता है, और प्रोफाउंड लेवल होता है। उसी को अलग अलग डिग्री कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है होती है आपकी क्या, बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। आपका मेंटल इलनेस,
तो दोनों जनरली साथ में आती है, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, क्योंकि जनरली हम दोनों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब आप नए नए फील्ड में आते हैं ना। तो आप सोचते हैं कि मानसिक मंद बच्चे और मेंटल इलनेस, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं हम बच्चे, या तो मतलब इस तरह के वर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं कि पागल हैं बच्चे, या फिर इनमें बुद्धि कम है, यही। तो लेकिन जब हम इसमें गहन अध्ययन करते हैं और डीप में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो मेंटल इलनेस ऑल्सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इसे हम लोग मानसिक स्वास्थ्य विकार भी कहा जाता है। मेंटल इलनेस को हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विकार। अगर वन लाइन में इसका आंसर देना हो तो उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये चीज किस चीज को अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है उसके बच्चे के मूड को। ठीक है। उसके जो मूड होता है, मनोदशा होती है, उसकी सोच को, उसके थिंकिंग को, और उसके बिहेवियर को, ये तीनों चीजों को जो है वो प्रभावित करती है। क्या, मेंटल इलनेस। ओके। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं मेंटल इलनेस के, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, है ना, जिसे जनरली हम लोग कहते हैं कि मानसिक स्तर जो है, या मानसिक लेवल जो है वो बहुत कम है। ठीक है। मानसिक रोगी है, ईटिंग डिसऑर्डर, ये, या फिर एडेप्टिव बिहेवियर, है ना, किसी प्रकार की कोई लत होना। तो ये सारी चीजें किस में आती है, मेंटल इलनेस में आती है। मेंटल इलनेस मतलब सिंपल ही, मेंटल इलनेस मतलब वन लाइन में यदि आपको आंसर देना है तो आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। क्या कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में किसी प्रकार का कोई विकार है या कोई विकृति है, उसे आप लोग कहेंगे मेंटल इलनेस। दोनों ही अलग अलग है। मेंटल जो रिटार्डेशन है वो हमारे दिमाग की एक स्थिति है ना, जो घटती है बढ़ती नहीं है। जो एक बार ब्रेन में डैमेज हो गया है किसी भी कारण से, जन्म की किसी भी अवस्था में, वो उतना ही रहेगा, वो घट बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन जो मेंटल इलनेस है, दिस इज क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह की डिजीज है, ये एक तरह की बीमारी है, जो कि इलाज के द्वारा संभव है कि ये ठीक हो जाए, है ना? इसके लिए इलाज संभव है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन के लिए कोई इलाज नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है गाइस अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन जैसे मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में ही आपको देखने के लिए मिल रहा था, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन जिसे प्रारंभिक हस्तक्षेप या शीघ्र हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक हस्तक्षेप या शीघ्र हस्तक्षेप। ये शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है, यानी कि हम 0 to 6 years के बच्चों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 0 to 6 years के बच्चों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे। अब ये 0 क्या होता है गाइस, 0 पीरियड होता है जब मदर ने बच्चे को कंसीव किया है, वो पीरियड, है ना। जनरली हम लोग बोलते हैं जब बच्चे ने जन्म लिया वहां से हम काउंट करते नहीं, लेकिन साइंटिफिकली जब देखा जाए तो बच्चा जब मदर कंसीव करती है तो वहीं से उसका जन्म जो है वो हो चुका है, और वहीं वहां से वो जो 9 मंथ का जो प्रीनेटल का पीरियड है, वहां पे भी जो इफेक्ट होते हैं वो भी बच्चे की लाइफ को जो है वो इफेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड 0 to 6 years, है ना। जन्म से लेकर के जो आपके 6 वर्ष तक का पीरियड, ये बड़ा एक क्रिशियल पीरियड होता है किसी भी बच्चे में। और इस एज तक के हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं, इस एज तक के बच्चों को हम लोग बोलते हैं एट रिस्क बेबी, एट रिस्क फॉर डेवलपमेंटल डिले। और इस एज में यदि कोई बच्चा डेवलपमेंटली डिले है तो आप जो है उसको किस चीज की जरूरत है, उसको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है, शीघ्र हस्तक्षेप की जरूरत है। तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर स्पेशल सर्विसेज। ये अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज होती क्या है, ये स्पेशल सर्विसेज होती हैं इन्फेंट एंड टॉडलर्स। इन्फेंट एंड टॉडलर्स यानी कि शिशुओं और बच्चों के लिए ये एक प्रकार की विशेष सेवाएं होती हैं। ओके। और डिले डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि बहुत छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन जो हैं उनकी हेल्प की बात कर रहे हैं। इट्स लाइक स्पेशल एजुकेशन बट इट्स फॉर एलिजिबल इन्फेंट एंड टॉडलर हु आर बिहाइंड एट रीचिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये भी स्पेशल एजुकेशन ही है। अर्ली इंटरवेंशन भी एक तरह की क्या है, ये भी एक तरह की स्पेशल एजुकेशन है, लेकिन ये बेसिकली किसके लिए काम करती है, इन्फेंट और टॉडलर्स के लिए, छोटे बहुत छोटे बच्चों के लिए और शिशुओं के लिए कार्य करती है। और वो शिशुओं में से आप क्राइटेरिया क्या लोगे, वो होंगे कि जो बच्चे पीछे रह गए हैं अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को पाने में, है ना, उसको पीछे रह गए, वो हम लोग बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन पीरियड।
ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर पूरा सेशन भी है गाइस चैनल पर, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से रखने का प्रयास किया है। ओके, अर्ली इंटरवेंशन की जो सर्विसेज होती है वो भी जैसे सेंटर बेस्ड होती है, होम बेस्ड होती है, होम और सेंटर मिक्स भी होता है ना। तो डेवलपमेंटल डिले बच्चों के लिए जो कि अपने माइलस्टोन्स को नहीं अचीव कर पाए, इस एज के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, एट रिस्क बेबी कहते हैं। और इनके लिए जनरली जो असेसमेंट टूल यूज करते हैं वो आपके आरंभ, पोर्टेज गाइड, एफएसीपी और आपका जो है उपान्यन, ये टूल जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल नीड एजुकेशन, ठीक है। इसको हम लोग विशेष शिक्षा भी कहते हैं। और किन बच्चों के लिए होती है, उन बच्चों के लिए होती है जो सामाजिक, मानसिक या शारीरिक रूप से औसत से कुछ अलग है। औसत मतलब एवरेज से कम, है ना। एवरेज से कम है, यानी कि बिलो 70 की हम लोग बात कर रहे हैं जब हम इसकी बात करें, या फिर किसी भी लेवल पे। ऐसा नहीं है कि बुद्धि के स्तर पर, किसी और लेवल पे हो सकता है, सेंसरी लेवल पे प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं, अपनी एज के बच्चों की तरह देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, अपने आप में खोए रहते हैं, सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लर्निंग में उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रीडिंग में, राइटिंग में, किसी भी प्रकार की। तो ये जो सारे बच्चे हैं, ये किस तरह के बच्चे कहलाते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। कैसे बच्चे कहलाते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। और इन्हीं को ही विशेष शिक्षा की जो है वो आवश्यकता होती है। स्पेशल एजुकेशन के ऊपर भी गाइस पूरा एक वीडियो है, वो भी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बच्चे जो एवरेज से थोड़ा सा हट करके होते हैं, उनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। जनरली हम उनका जो स्कूल का जो करिकुलम होता है, स्कूल की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। एजुकेशन इनको भी दी जाती है, स्कूल्स में ही दी जाएगी, वेदर वो जनरल स्कूल हो, स्पेशल स्कूल हो या फिर इंक्लूसिव सेटअप हो। लेकिन उनका जो एजुकेशन का जो फॉर्मेट होता है, उसमें हम लोग जो है नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्पेशल एजुकेशन। क्लियर, आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या है, ठीक है। बेंचमार्क इज एन ऑफिशियल टर्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ विच एनी पर्सन कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क आपको साधारण सी भाषा में बताती हूँ। बेंचमार्क का मतलब होता है गाइस, जो कि संवैधानिक रूप से या कानून के अनुसार जो डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में रखे जा रही हैं। तो इस समय पे पहले जो है क्या है, पीडब्ल्यूडी एक्ट था, 1995 में आया था। तो उसने बोला 7 प्रकार की जो विकलांगता है वही कानूनी रूप से विकलांगता की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया 2016 में, और वो कहता है कि नहीं, 7 नहीं, 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं जो कि कानूनी रूप से हम ये बोलेंगे कि ये विकलांगताओं के क्षेत्र में आती है। अब उनको जो भी कानून की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कंसेशन, जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, वो किस लेवल पे मिलेंगे, है ना। तो उनका ये कहना है कि जो भी विकलांगताएं हैं, अगर वो विकलांगता 40% तक, 40% या उससे अधिक होगी, तभी उनको वो बेनिफिट मिलेंगे। समझ में आ रही है, तभी उनको वो बेनिफिट मिलेंगे। लाइक कि अगर आपको आंखों में थोड़ी बहुत आपका आईसाइट में प्रॉब्लम है और आपको एक चश्मा लगा हुआ है छोटे से थोड़े से नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि आप विजुअल इम्पेयर से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए पहुंच जाएंगे। नहीं, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, और वो क्राइटेरिया क्या है, 40% एंड मोर, यानी 40% से या 40% से ज्यादा यदि होगी, और वो भी आपके कहने से नहीं, अगर आपका जो गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट जो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, यदि वो सर्टिफाइड करता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है, वो पूरा सर्टिफिकेट आपको बना करके, जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं गाइस, अगर वो आपको सर्टिफिकेट बना करके दे रहे हैं कि आपकी जो क्या है, ये जो डिसेबिलिटी है वो 40% है, ठीक है, वो कैसी है, 40% है, तभी जो है आपको जो है वो जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अभी आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में कितनी डिसेबिलिटीज को बोलेंगे, 21 डिसेबिलिटी। अगर आपको ये पूछ ले कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी के एग्जांपल दीजिए, तो आप ये जो 21 डिसेबिलिटी है ना, उनमें से आप जो एग्जाम्पल, सारी डिसेबिलिटीज में से जो भी 4-5 आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ओके, डन, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होता है, क्रॉस विकलांगता, नाम से ही समझ में आ रहा है, केवल एक विकलांगता की बात नहीं हो रही है ना। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग ऑल डिसेबिलिटीज एज वन कलेक्टिव एक्सपीरियंस।
कोई तो एक कॉमन चीज है जो सभी डिसेबिलिटीज में कॉमन है, चाहे वो पारिवारिक मुद्दे पे हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, चाहे वो बैरियर्स हो, चाहे चैलेंजेस हो, है ना, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के। तो बेशक से उनकी कंडीशंस अलग अलग हैं, बेशक से उनके आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं, सोसाइटी के जो बैरियर्स हैं, वो सभी डिसेबिलिटीज के लिए कॉमन है। तो वो जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस की गाइस बात कर रहे हैं, एक सामूहिक अनुभव को मानने का एक तरीका है ये क्रॉस विकलांगता दृष्टिकोण। ठीक है, अलग अलग मुद्दों के रूप में मानने की बात कर रहा है और कलेक्टिव एक्सपीरियंस की बात कर रहा है इस विचार पर कि विकलांग लोगों को समान बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर हम उनको अलग अलग विकलांगताओं में भी अलग अलग क्यों देख रहे हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी, यानी एक ही विंडो से सभी डिसेबिलिटीज के लिए जो है सर्विसेज, जब हम, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, वो सेम है, बहुत सेम है ना। इट ऑल्सो एम टू प्रमोट द राइट्स एंड इंक्लूजन। ये जो क्रॉस डिसेबिलिटी है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंक्लूजन, समावेशक, ठीक है, विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी एंड टू प्रोवाइड देम विद एप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड सोसाइटी, विद एप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड सोसाइटी। ओके, तो ये हो गया आपका क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। मीन्स अगर आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना तो आप क्या कह सकते हो? इट इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग ऑल डिसेबिलिटी एज वन कलेक्टिव एक्सपीरियंस। मतलब कि ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सभी विकलांगताओं को एक सामूहिक अनुभव के रूप में मानने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, ना कि उनको एक अलग अलग मुद्दे के रूप में मानता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? और वो लॉजिक है क्योंकि सभी सामान्य प्रकार की जो है बैरियर्स और चैलेंजेस को, बाधाओं और चुनौतियों का सामना जो है वो करते हैं। ओके, तो ये है आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी आने के चांसेस रहते हैं जनरली, क्योंकि थोड़ी सी जो हटके चीज होती है ना, एग्जामिनर वो आपसे पूछने की प्रयास करेगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? सीखने की विकलांगता, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है, विकलांगता जो कि बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। It means learning disabilities are a group of neurodevelopmental disorder that can significantly hamper a person's ability to learn new things. जो कि बच्चे की जो नई चीजें हैं उसको सीखने को प्रभावित करती है। और ये जो है लिखने में भी हो सकती है, पढ़ने में भी हो सकती है, भाषा में भी हो सकती है ना, और या फिर किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में, गणितीय जो कौशल है उनमें भी आपकी जो हो सकती है। तो आपको पता ही आगे जब इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। क्या बात करें? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। जब हम भाषा में अलग से बात करेंगे, कॉमन वे में ले रहे हैं कि लर्निंग को अफेक्ट कर रही है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, एक अम्ब्रेला टर्म की बात कर रहे हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन जब हमने ये बोल दिया कि रीडिंग में, राइटिंग में, या फिर आपकी जो है कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, या लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, या कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि आप सबको पता ही है कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, है ना। तो जब हम इस तरह से बात करें तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में भी अंदर कुछ स्पेसिफाइड कर दिया, भाई किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, किस तरह की विशेष जो है वो योग्यता, तो वो है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया आपका एसएलडी। ओके, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एज अ रिजल्ट द पर्सन विद ट्रबल विद टास्क सच एज स्पीकिंग, हो सकता है उसको सीखते समय बोलने में परेशानी हो, पढ़ने में हो, किसी तरह के लिखने में हो, ध्यान देने में किसी तरह की परेशानी हो, चाहे एडीडी हो, चाहे एडीएचडी हो, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो, चीजों को याद रखने में समस्या हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो, या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो, लिख नहीं पा रहा है, हाथ मुड़ जाता है, लिख नहीं पा रहा है प्रॉपर वे में, पेंसिल को नहीं पकड़ पा रहा है, सीधी लाइन पे नहीं लिख पा रहा है ना, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, परसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, अक्षरों को उल्टा सीधा समझ रहा है, डब्ल्यू को एम समझ रहा है, वो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी? लर्निंग डिसेबिलिटी में और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आई होप कि यहाँ पे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में अंतर समझ में आ जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए अम्ब्रेला टर्म, बड़ा टर्म है, जो कि किस चीज की बात कर रहा है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है। दिमाग से, न्यूरो मतलब दिमाग से रिलेटेड कोई चीज है, आपके ब्रेन से संबंधित है, वहां पे कोई विकासात्मक विकलांगता है, आपका जो ब्रेन है उसके विकास में कहीं ना कहीं हो रही है, और वो आपके प्रभावित करती है व्यक्ति की योग्यता को, ताकि वो नई चीजों को सीखने में वहां परेशानी हो रही है। क्लियर यहां तक की बात? और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी उसी के अंदर आ रही है आपकी। ओके, क्योंकि हमने स्पेसिफाइड कर दिया उसको। नेक्स्ट है आपका एसएलडी, अभी इसी की चर्चा हम लोग करते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुली।
है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको अंतर बोले ना तो आप सीधा सा बोले इट इज ए अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक लर्निंग को प्रभावित करती है, तो वो आपकी एसएलडी बन जाएगी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ओके, तो पढ़ने की, लिखने की, या फिर लिखने सॉरी गणित से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। नेक्स्ट है गाइस आपकी ब्लड रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, ब्लड डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ब्लड डिसऑर्डर्स आर कंडीशन दैट अफेक्ट वन और मोर पार्ट्स ऑफ द ब्लड, यूजुअली इंटरफियरिंग विद इट्स एबिलिटी टू वर्क करेक्टली, है ना। रक्त विकार ऐसी स्थितियां होती हैं, रक्त विकार ऐसी स्थितियां होती हैं गाइस, जो कि रक्त के एक या अधिक हिस्सों को प्रभावित करती है और सही ढंग से काम करने की क्षमता को हस्तक्षेप करती है। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो एक नॉर्मल वे में हो रहा है वहां पे उसकी दिक्कत आ रही है, किसी ना किसी पार्ट को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, ब्लड का जो फंक्शन है उसको अफेक्ट कर रहा है। और उसकी वजह से गाइस क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा फंक्शन जो है अफेक्ट होने की वजह से इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। ये तीव्र भी हो सकता है, बहुत पुराना भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। ये जो ब्लड डिसऑर्डर्स है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, बहुत रिसेंटली अभी अभी हुआ है बच्चों को, या फिर इनहेरेंट भी हो सकता है। ओके, जन्म जाता है, शुरू से ही है बच्चे को, या फिर बाद में भी हो सकता है, शुरू में कुछ भी ना हो, बाद में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर, अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछे कि कोई दो ब्लड डिसऑर्डर के, तो आप इनके नाम दे सकते हैं। एनीमिया हो गया, हेमोफीलिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, या सिकल सेल डिजीजेस हो गई। जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है गाइस करेंगे ना, तो उसमें ये 21 डिसेबिलिटीज में गाइस सिकल सेल डिजीज को भी हम लोग जो है वहां पे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्लड ब्लड डिसऑर्डर आप सिंपली आपको ये बताना है कि एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है रक्त विकार, जहां पे एक या अधिक हिस्सों को प्रभावित करता है, रक्त के जो कार्य है उसको प्रभावित करता है, जिससे बच्चे की कार्य करने की क्षमता भी जो है वो प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट है गाइस लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर विकलांगता। इट मीन्स प्रॉब्लम्स इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिसेबिलिटी इन द लेग्स। ओके, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। लोकोमोटर मतलब कि लेग से रिलेटेड, किसी प्रकार की पैरों से रिलेटेड उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है। इन जनरल इट इज टेकन एज ए डिसेबिलिटी रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है। तो ये हड्डियों से रिलेटेड या फिर आपके जोड़ों से संबंधित या मांसपेशियों, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या किससे रिलेटेड है लोकोमोटर विकलांगता जो है, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित जो विकलांगता है वो आपकी क्या कहलाएगी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आएगी। कॉमन एग्जांपल्स क्या है इसमें, पोलियोमाइलिटिस, पोलियो जिसे आप लोग जानते हैं, सेरेब्रल पाल्सी हिंदी में से प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्या कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, तो चलने फिरने से रिलेटेड जो है वो जनरली समस्या है। तो ये, और ये प्रभावित किस चीज को करती है, ये जनरली प्रभावित करती है व्यक्ति के मूवमेंट को, जैसे कि उसका चलना, कोई चीज को उठाना, किसी चीज को पकड़ना, इनमें जो है वो ज्यादा दिक्कत जो है वो बच्चे को होती है। ओके, आगे मूव करते हैं गाइस। विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित। और ये जो सेशन है ना गाइस, आपको अगले सेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, आपको एक बेस मिल जाएगा इससे, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि देखने से संबंधित कोई समस्या है, विजन से संबंधित समस्या है। आप सबको पता ही है गाइस कि हमारा जो ब्रेन है वो 4 हिस्सों में बटा होता है ना। तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, है ना। तो ये जो लोब, लोब का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, है ना। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, इसमें जब हम बात करें ऑक्सीपिटल लोब की, फ्रंटल लोब की, तो जो ऑक्सीपिटल लोब होता है ना गाइस, तो उसमें जब किसी भी टाइम पे, चाहे वो प्री नेटल पीरियड हो, चाहे वो नेटल पीरियड हो, या फिर पोस्ट नेटल पीरियड हो, ये तीनों में से किसी भी समय पे यदि किसी भी प्रकार की कोई चोट लगती है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है, तो बच्चे की देखने की जो कंडीशन है, आई कंडीशन जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे बच्चे की विजन की जो फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। तो विजन इम्पेयरमेंट मतलब दृष्टि हानि, क्या होता है ये, दृष्टि हानि, जब आंख की स्थिति, दृष्टि दृष्टि प्रणाली या दृष्टि कार्य को जो है वो प्रभावित करती है। ओके, तो विजुअल इम्पेयरमेंट या विजन इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, यूजुअली मींस द समवन्स आई साइटेड इज रिड्यूस्ड,
जहां पर उसकी देखने की जो क्षमता है, दृष्टि इस हद तक कम होती है कि वो सामान्य स्तर तक ठीक नहीं की जा सकती है। अगर चश्मा लगा के और ये सबसे ठीक हो जाएगी तो वो उसमें इम्पेयरमेंट में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वो आप असिस्टिव डिवाइसेस से आप उसको जो है वो कवर अप कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस हद तक बिगड़ गई है कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब चश्मे, जैसे मैंने बताया ना, चश्मा से, संपर्क लेंस से, या दवा से, या कोई सर्जरी की मदद से पूर्ण सुधार जब संभव नहीं है, तो आप उसे विजुअल इम्पेयर्ड की कैटेगरी में डालेंगे। और ये फिर दो प्रकार का होगा, पार्शियल और फुल जो है, फुली जो है वो ब्लाइंड जो बच्चे होंगे, ठीक है। जहां पे आपको ब्रेल का आप यूज कर रहे हो, है ना, सेंसरी जो है वो ट्रेनिंग का यूज हो रहा है, तो वो आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट गाइस जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये दोनों ही गाइस सेंसरी डिसेबिलिटीज में आएगा, और इसके साथ एक डीबी आएगा, डेफ ब्लाइंडनेस। ये तीनों हो, जब आप सेंसरी डिसेबिलिटीज की कोई आपको बात करे तो आप आंख बंद करके तीनों का विवरण दीजिए, बिल्कुल आंसर जो है वो आपका सही होगा। ओके, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट इज द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ ऑल वंस एबिलिटी टू हियर, है ना। जहाँ पे वहां पे एबिलिटी टू विजन की बात आई थी ना, तो यहाँ पे एबिलिटी टू हियर, वहां पे देखने की क्षमता थी, तो यहाँ पे सुनने की क्षमता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। और गंभीरता के हिसाब से इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो डेफनेस यानी पूरी तरह से बहरा है, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग है, या फिर सुनने में थोड़ी कठिनाई है, ठीक है। तो जैसे वहां पार्शियल विजुअल इम्पेयरमेंट और फुल्ली टोटली ब्लाइंड वाली बात करें ना, ऐसे यहाँ पे डेफनेस, है ना, पूरा पूरी तरह से कुछ नहीं सुनाई देता है, साइन लैंग्वेज यूज करा, हार्ड ऑफ हियरिंग, तो हियरिंग एड वगैरह लगा करके जो है वो सुनने में उसको जो है वो कठिनाई हो रही है किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो ये है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात, श्रवण हानि। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रल पाल्सी, है ना। पिक्चर से इसका टाइप्स भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे, ये आपके टाइप्स है, बिल्कुल ही टाइप्स के ऊपर भी गाइस क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आपसे डिफरेंस भी पूछ लेता है आपसे कि हेमिप्लीजिया क्या होता है, डाइप्लीजिया क्या होता है। तो जनरली चार टाइप्स है सेरेब्रल पाल्सी के, पहले तो हम लोग देख लेते हैं होता क्या है, सीपी जिसे हम लोग जनरली कहते हैं। तो ये आपको केस भी लेना होता है आईपी में, सीपी। Okay, so cerebral palsy is a group of disorders that affect a person's ability to move and maintain balance and posture. CP क्या होता है? प्रमस्तिष्क पक्षघात। क्या होता है? प्रमस्तिष्क पक्षघात, यानी कि मस्तिष्क का, यदि मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मस्तिष्क का लकवा जिसे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, जन्मजात होता है। और उस अफेक्ट की वजह से क्या होता है कि बच्चे की गति और संतुलन ये जो है वो प्रभावित तो हो जाती है, बच्चे का पोस्चर जो है वो प्रभावित होता है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाता है बच्चा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होता है। मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड, बच्चों में ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है ना। प्रमस्तिष्क पक्षघात है, जन्म से ही जनरली ये देखने को मिलेगा आपको। सेरेब्रल मींस हैविंग टू डू विद द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की बात यहाँ पे करें। और पाल्सी मींस वीकनेस और प्रॉब्लम्स विद यूजिंग द मसल्स, है ना। तो ये है आपका, जब जो ब्रेन की जो भी मसल्स है उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई वीकनेस है, और उसकी वजह से क्यों जो हमारा जो चलने फिरने से रिलेटेड, है ना, बैलेंस से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो हमारा मस्तिष्क का कार्य है वो प्रभावित हो जाएगा। अब ये जो सीपी होता है ये कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं साथ के साथ। तो जनरली गाइस ये चार प्रकार की बात कर रहे हैं, मोनोप्लीजिया, पिक्चर से ही समझ में आ रहा है, हेमाप्लीजिया, ठीक है, और डाइप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया। मोनोप्लेजिया नाम से समझ, अफेक्ट वन लिम्ब यूजुअली है नाम, ठीक है, एक लिम्ब जो है, एक अंग जो है वो प्रभावित होता है, और ज्यादातर मोनोप्लेजिया में हाथ जो है वो प्रभावित होता है। इसी तरह से हेमिप्लीजिया होता है, हेमिप्ली मोनो का मतलब एक सिंगल होता है, तो सिंगल जनरली ज्यादातर जो है, पैर भी हो सकता है एक पैर, लेकिन ज्यादातर जो है वो आर्म या हाथ जो है वो प्रभावित होता है। हेमिप्लीजिया में गाइस पूरा वन साइड बॉडी की जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, पूरी वन साइड जो अफेक्ट होगी। तो इसमें आपका लेग, ट्रंक एंड आर्म, है ना, बच्चे का जो है वो पूरा एक साइड पूरा अफेक्ट होगा, दैट इज हेमाप्लीजिया। डायप्लीजिया में क्या होगा, अफेक्ट इधर बोथ आर्म्स और बोथ, आधा डायप्लीजिया मतलब ऊपर का हिस्सा या फिर नीचे का दोनों, या दोनों हाथ या दोनों पैर, डायप्लीजिया। डाई का मतलब ही दो होता है, क्वार्टर मतलब चारों, तो यहाँ पे अफेक्ट ऑल फोर लिम्स और ऑफ द बॉडी, चारों, दोनों हाथ दोनों पैर, ठीक है। तो इसलिए पिक्चर मैंने लिया ताकि आपको जो है वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये पिक्चर को ध्यान में रखिएगा, तो आपको एक दो बार आप रिपीट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छे से याद होगा। ये कई बार वाइवा वगैरह में भी पूछ लेते हैं गाइस, आपका जो थेरेपी का होता है ना, सेकेंड ईयर में थेरेपी का पूरा पेपर, तो ये वहां पे ये जो है वो ज्यादा काम आएगा। क्लियर, आगे मूव करते हैं गाइस।
Multiple disability, बहुविकलांगता. Multiple disability is a term for a person with a combination of disability. For instance, someone of both a sensory disability and motor disability. नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी डिसेबिलिटी में एक अलग से डिप्लोमा भी होता है गाइस. निपमेंट जो है वो करवाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट. और मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब कि एक से ज्यादा विकलांगताएं, है ना, कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा. जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ में कोई और सेंसरी डिसेबिलिटी भी है या कोई मोटर डिसेबिलिटी भी है. ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद सीपी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद ऑटिज्म. तो ये क्या है, एक से ज्यादा विकलांगताएं हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी. क्लियर? तो इसमें तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. नाउ ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीनता. ठीक है, स्वलीनता नाम से ही समझ में आ रहा है, खुद में खोया रहने वाला बच्चा, है ना, स्वलीन अपने आप में. तो नाम समझ में आ रहा है कि वहां पे किस किस चीज में प्रॉब्लम होगी. यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपकी किस किस चीज में, यहाँ प्रॉब्लम देखने के मिलेगी सोशल इंटरेक्शन में, क्योंकि खुद में खोया हुआ है ना, दूसरों से किसी से आंखें नहीं मिलाना, बात नहीं करना प्रॉपर तरीके से. और जब आप आंखें नहीं मिला रहे हो प्रॉपर तरीके से तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना. तो ये चीजें जो है वो ऑटिज्म में ज्यादा देखने के लिए मिलती है. ये भी एक तरह की कंडीशन है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है. आपका जो मस्तिष्क का विकास है उसमें जो है उससे रिलेटेड आपकी जो है, अगर आपको वन लाइन में जो एक्सप्लेन करना तो यू कैन से ASD is a condition related to brain development, जो कि बच्चे की सोशल लाइफ को भी जो है वो अफेक्ट करती है. ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम. बिहेवियर का जो पैटर्न होता है उसमें भी जो है रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर आप देखते होंगे. ऑटिस्टिक बच्चे यदि आपने देखे हैं अभी भी, अगर कभी कॉलेज आप गए हैं या बच्चों को देखा है तो आप देखिएगा कुछ एक मूवीज भी हैं, जैसे माय नेम इज खान है, और अंतरा एक आया था, आपका सीरियल आया था, है ना. तो ये क्या है, ऑटिज्म के बेसिस पे अवेयरनेस के लिए ये सारे मीडिया के बने थे आपके. तो इसमें आपका क्या रिपीटेटिव बिहेवियर, जनरली बॉडी को रॉक करना, खड़े खड़े हिलते रहना, हाथों को फ्लिप हिलाते रहना, अपनी आंखों के आगे हाथों को घुमाते रहना, पैर हिलाते रहना. तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न जो है वो उनमें देखने के लिए मिलता है. स्पेक्ट्रम हम लोग जनरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो लक्षण है वो भिन्न भिन्न होंगे. 3 ऑटिज्म के बच्चे अगर आपके सामने हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो सबके अंदर लक्षण में जो है वो विभिन्नता देखने के लिए मिलेगी, कॉम्बिनेशन में जो है विभिन्नता देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, तो ये है आपका ASD, स्वलीनता, यानी अपने आप में खोए रहने वाला बच्चा. और जनरली 3 आपको इसमें बेसिक चीजें मिलेंगी: सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम और रिपीटेटिव बिहेवियर, व्यवहारिक समस्या में समस्या देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, व्यवहारिक समस्याएं देखने को मिलेगी. ना मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के कुछ मॉडल है, इसके ऊपर भी एक डिटेल में सेशन है चैनल पर, आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं गाइस. कुछ एक वीडियोस जो है मैं यहाँ लिंक भी कर दूंगी आपको, जिसमें आप डिटेल में भी आप इनको पढ़ पाएंगे गाइस. क्योंकि ये जो सीरीज है स्पेसिफिक जो है आपकी एग्जाम पर्पज से बनाई जा रही है, ताकि अब जो बैक के पेपर होने वाले हैं उनके लिए, और फाइनल पेपर जो आपके मई जून में होंगे गाइस, उनमें आपको मदद करने वाली है. लेकिन इसके साथ साथ में आपके जो नोट्स हैं या डिटेल सेशंस हैं उनको भी आप देखते चले जाइएगा गाइस. ठीक है, तो देयर आर सेवरल डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी. मॉडल का मतलब क्या है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा समझने का तरीका डिसेबिलिटी को कैसा है. तो जनरली 4 मॉडल, और मॉडल्स में जो है जो चीज प्रभावित करती है मॉडल्स को वो है आपका एटीट्यूड, आपका कंसेप्शन और प्रेजुडिस. मतलब कि हमारा दृष्टिकोण क्या है उस चीज को समझने का. क्या हम डिसेबिलिटी को एक बीमारी की तरह समझते हैं, क्या हम डिसेबिलिटी को चैरिटी बेसिस पे कि ये दान धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, हमें इसको करना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, या हम इसको सामाजिक जिम्मेवारी समझ रहे हैं, या हम बच्चों को आधिकारिक तौर पे ले रहे हैं कि ये भी मानव है, इनका भी अधिकार है, तो इनका शिक्षा पर, इनका हर चीज पर इनकी उम्र के बच्चों की तरह अधिकार है. तो ये जनरली 4 मॉडल्स गाइस हैं. इन मॉडल्स को भी डिटेल में मैंने एक सेशन में कर रखा है, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप देखिएगा. तो मॉडल्स कुछ नहीं होते. मॉडल का मतलब है कि आपका दृष्टिकोण, लोगों का, समाज के लोगों का दृष्टिकोण क्या है, उनकी धारणा कैसी है. पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम पहले से ही किसी चीज को प्रेजुडिस सोच के रख लेते हैं कि ये ऐसा है ना. डिसेबिलिटी क्या है, एक बीमारी है. बीमारी है तो जी इनको मेडिकल में ही रखना चाहिए, हॉस्पिटल में छोड़ के, जब तक ये ठीक ना हो तब तक इनको सोसाइटी. दिस इज कॉल्ड मेडिकल मॉडल, है ना. इसी तरह ये 4 मॉडल है. चैरिटी बेस्ड मॉडल, यानी कि हम सेवा बात करते हैं कि इनकी सेवा करनी है, ये सबकी जिम्मेवारी है. सामाजिक रूप से बढ़ते कि सामाजिक रूप से इनको शिक्षा का अधिकार है ना. राइट बेस्ड तो केवल सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि इनको हर वो अधिकार मिलना चाहिए जो इनकी उम्र के दूसरे बच्चों को भी मिलता है. ओके, तो ये है आपका मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी. नेक्स्ट है डेफ ब्लाइंडनेस.
पिक्चर आपको कुछ कुछ ध्यान आ रही होगी, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन जी है। तो ये किस चीज की, कौन सी उसकी पिक्चर है? ब्लैक मूवी है ना। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। बहुत ही बढ़िया मूवी जो है इसके इस डिसेबिलिटी के ऊपर। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, डेफ ब्लाइंडनेस। बच्चा डेफ भी है और साथ साथ में ब्लाइंड भी है। इट इज अ रेयर कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज कंबाइंड हियरिंग एंड विजन लॉस। तो ये रेयर कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है दोनों तरह की विकलांगताएं देखने को मिलेंगी, हियरिंग और विजन, यानी सुनने में भी और देखने में भी हानि होगी। तो दैट इज डेफ ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है गाइस अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ईसीएससी। ओके, ईसीएससी तो लास्ट स्लाइड्स पे हैं हम लोग। अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि गाइस पूरे सिलेबस के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर अप करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप। तो सेशंस ये वाले बड़े होंगे गाइस, थोड़ा सा चाहे तो 2 पार्ट में आप इसको सुनिए, ये जैसा भी होगा। तो लेकिन आपको जो है इसको यही कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम चीजें आपको जो है इसमें मिले अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ताकि इसके अलावा कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़े। ओके, तो अर्ली चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज आर स्पेशली डिजाइन फॉर यंग चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, 5 साल तक के मैक्सिमम बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जिनको प्रारंभिक बचपन विशेष शिक्षा की बात करते हैं, प्री स्कूल इंक्लूसिव मॉडल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन जब हम बात करें तो ये एक आपका इंक्लूसिव मॉडल की बात करता है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनको हम लोग इंक्लूसिव सेटअप में, खासतौर से जिनको डेवलपमेंटली डिले, बच्चे सामान्य रूप से विकासात्मक रूप से कुछ गतिविधियों में को नहीं कर पा रहे, उनको उनको स्कूल लेवल पे जो है वो उनके पीयर ग्रुप के जो सामान्य बच्चे उनके साथ रख करके जो है उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। ओके, तो जो आरंभ टूल है वो भी इसी को ही सपोर्ट करता है आपका। नेक्स्ट है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये आपका इट इज एन एक्सटेंशनल टर्म ऑफ आईटी। आईटी का एक्सटेंशनल टर्म है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, दैट स्ट्रेस द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, आप अभी समझ रहे हैं, हम भी अभी इसी के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात करें, मिडिलवेयर की बात करें, जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात जब हम लोग करते हैं और उस टेक्नोलॉजी का शिक्षा में क्या भूमिका है और खासतौर से विशेष शिक्षा में क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके आईसीटी का जो आपका पूरा एक पेपर भी है, और आईसीटी का टेक्नोलॉजी सॉरी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, आपका पूरा एक प्रैक्टिकल भी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेलीफोन्स लाइंस, वायरलेस सिग्नल्स, इंटरनेट, इन सब का यूज करते हुए किस तरह से हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, और चीजों को मैनिपुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संग्रहण करना, संचारित करना, समझना, उन चीजों को अपडेट करना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो उनमें हम लोग सॉफ्टवेयर का, मिडलवेयर का, इन सब का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरह से जो है वो उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आईसीटी। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, जिसमें आपकी यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, आईडी, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस। तो ये तो आपको इस फुल आपको मिलेंगे, चैनल के ऊपर भी हैं, आप उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस, इनके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस मतलब कि ये आपको, इसका फुल वीडियो नहीं है, तो ये टर्म जो है वो 1999 में क्रिएटेड हुआ था गाइस, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये भी, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गाइस जो डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रही है, वेदर यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी हो या आईडीओ। ओके, umbrella organization is focused on improving awareness and rights for individual with disability around the globe, not only in India, पूरे विश्व में। तो इसलिए इसे हम लोग आईडीए की बात कर रहे हैं, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यानी काफी सारे कंट्रीज में जो है, अंतरराष्ट्रीय जब हमने बोल दिया ना, तो काफी सारी कंट्रीज में जो है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्य कर रहा है। और विकलांग व्यक्तियों के, इसका मुख्य काम क्या है, जो जितने भी दुनिया भर में है ना, ग्लोबल लेवल पे जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए जागरूकता और उनके अधिकारों में सुधार पर जो है केंद्रित है। मुख्य कार्य इसका जो है ये आईडीए का। ओके,
तो इनके आपको ये चारों के आपको फुल सेशन भी मिलेंगे, और जल्दी मैं आईडीए के ऊपर भी फुल सेशन डाल दूंगी, वो आप देख सकते हैं। और इन चारों का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूंगी, आप साथ साथ उसे भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें मैंने आपको और डिटेल में बता रखी है। हाँ, अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज बोलते हैं, तो आप इनके नाम लिख करके और भूमिका आप जो है वो बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कौन से है, तो टोटल ये 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है। इसका भी डिटेल वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। निपवेड है, निपाइडी है, निपमेड है, इनके भी फुल फॉर्म भी मैंने आप सबको बताया था, इनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारे कहाँ पर हैं, इनका क्या क्या रोल है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, ये सारी चीजें जो है आपको और डिटेल सेशन में मिलेगी, उसको मैं ऐड कर दूंगी। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन रिहैबिलिटेशन, ये तो उनके नाम है, 9 इंस्टीट्यूट है नेशनल अभी। और जो है उनके नाम, उनका मेन मुख्य भूमिका क्या है, तो दिस इंस्टीट्यूट आर प्राइमरीली एंगेज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन इंस्टीट्यूट का प्राइमरी मुख्य कार्य क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करना है, डिसेबिलिटी की फील्ड में ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करना है। बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, उसके साथ साथ में कोर्सेज के साथ साथ में यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और साथ साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट भी होते हैं। ठीक है, रिसर्च का कार्य भी इंस्टीट्यूट, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है उनके जो जो एरियाज है उनमें जो है इनका जो है वो भी कार्य आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो अगर ये विजुअल डिसेबिलिटी पे है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे है, तो उनसे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उन्हीं से रिलेटेड, उसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से रिलेटेड स्पेशल स्कूल्स, उन्हीं पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट जो है वो इनके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेशन गाइस। तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके ऊपर भी फुल सेशन में आपको देने जा रही हूँ, बहुत ही जल्दी जाएगा बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट 70% ये रेडी है। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये भी सेशन आपको दे दूंगी, राइट्स ऑफ पर्सन विद, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज जो हैं इनके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या है डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपको याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो कितनी डिसेबिलिटीज को ले रहा था, 60 डिसेबिलिटीज को। नेशनल ट्रस्ट 4 डिसेबिलिटी की बात करता है, और आपका जो आरपीडब्ल्यूडी है वो टोटल 21 डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। कितनी की बात कर रहा है, 21 डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है। तो ये 21 डिसेबिलिटीज के ऊपर हम लोग जल्दी सेशंस लाने जा रहे हैं, तो उसमें आपको डिटेल में आपको जो है, बस अभी आपको इतना पता है, आरपीडब्ल्यूडी मतलब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2016, और इसमें 21 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है। ओके, तो एनईपी 2020, तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, पोस्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की, बहुत गैप के बाद ये जो है पॉलिसी आई है गाइस। और बहुत सारे चेंजेस, और अभी आपका जितना भी चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में अराउंड द वर्ल्ड जो है, सॉरी नेशनल लेवल पे, तो ये सारे के सारे इसी की ही देन है, इसी की वजह से, इसी के इन्फ्लुएंस से गाइस ये चीजें जो है वो परिवर्तन में आ रही। तो बहुत सारी नई चीजें आपको आने वाले समय में दिखाई देने वाली है एजुकेशन के हर क्षेत्र में जो है। ठीक है, सिलेबस अपडेट किए जा रहे हैं, समय अवधि जो है कोर्सेज की बढ़ाई घटाई जा रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, और इसी का ही इन्फ्लुएंस है जो आप देख रहे हैं कि बीएड का कोर्स जो है वो 2 साल का अब करके 4 साल का किया जा रहा है ना। तो ये अपडेशन जो है वो आपका एनईपी 2020 के कारण ही हो रहा है, तो इसके ऊपर भी डिटेल सेशन आने जा रहा है guys। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हम लोग ने पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज का जो है पार्ट 1 और पार्ट 1 पे चर्चा करी है, जिसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया है गाइस। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और टेलीग्राम चैनल को लिए आप फॉलो कर सकते हैं पीवाईक्यू प्रिपरेशन के लिए, वहीं पे आपको साथ साथ आप लोग, अगर आपको फुल कोर्स लेना है यूनिट वाइज, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे बनाया जाए, लेसन प्लान कैसे बनाए जाए इंक्लूसिव के, या फिर आपके जो है वो क्रॉस डिसेबिलिटी के, या फिर रिमेडियल टीचिंग के किस तरह से बनाए जाए, आईपी फाइल किस तरह से बनाई जाए, टीएलएम की फाइल कैसे बनाई जाए, अगर इस तरह की, तो आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे फुल कोर्स चल रहा है गाइस, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो वो फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन का, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सभी नोट्स, सारी इंफॉर्मेशन आरसीआई की और ये सब मिलेगी, तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस।
तो आप जो है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, होपफुली गाइस सेशन आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं गाइस अगर आपको। और ये जितने भी इससे रिलेटेड डिटेल जो वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, तो वो भी आप साथ साथ करके अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट गाइड जो है वो एक दिन छोड़ करके इसका आएगा, जिसमें हम लोग 5 नंबर के और ऐसे टाइप क्वेश्चन और साथ साथ में अभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट स्टिल। तो थैंक यू गाइस।